हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 76 की। पीरियोडिक टेबल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है केमिकल बॉन्डिंग, मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, मतलब कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है, कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है, कौन से बॉन्ड का क्या नेचर होता है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब हार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको बॉन्डिंग आती है तो आप चाहे ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, आपको एक कंपाउंड का नॉलेज हो जाता है कि किस प्रकार से बना होगा, क्या इसमें बॉन्डिंग हुई होगी। तो इसमें मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। बॉन्डिंग अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज भी अलग अलग आई। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बॉन्डिंग जो है टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली टू टाइप का बॉन्ड होता है। एक प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं और एक सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं। प्राइमरी बॉन्ड और दूसरा है सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये होता है बिटवीन टू एटम्स, और ये दो एटम्स के बीच में होता है। सेकेंडरी फोर्स जो है वो होता है वीक बॉन्ड, और ये होता है बिटवीन इनर्ट गैस या फिर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। सेकेंडरी बॉन्ड को हम बोल देते हैं वान डेर वाल्स फोर्स, और ये वीक फोर्स होता है। प्राइमरी बॉन्ड मतलब दो एटम्स के बीच में, अब जब दो एटम बॉन्डेड होंगे तो वो डिफरेंट टाइप से बॉन्डेड हो सकते हैं। फर्स्ट है, हो सकता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बना हुआ हो सकता है आयनिक बॉन्ड को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड बना हो, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड, हो सकता है कोड मेटालिक बॉन्ड बना हुआ हो, या हो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड, और इसमें वान डेर वाल्स फोर्स आते हैं, डायपोल डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इसमें डिफरेंट टाइप के आते हैं। मतलब ये आता है डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, जिसको दूसरा नाम हम बोल देते हैं लंदन फोर्स। आयन डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, ये भी डिफरेंट टाइप का होता है। प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरेटिव टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और प्राइमरी बॉन्ड में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करें तो आयन आयन अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। मतलब एक ऑर्डर तो मैं बताऊं कि आयनिक बॉन्ड, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड।
और जो आयनिक बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड का ही पार्ट होता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है वहां पे। और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड आयन आयन, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे वीकेस्ट होता है वो होता है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। सबको हम पढ़ने वाले हैं, तो इन्हीं फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन सा क्या होता है। तो डिफरेंट थ्योरीज आई बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, कि जब कंपाउंड्स बनता है तो उसको कैसे बना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट थ्योरीज हमें दी। तो उन थ्योरीज को पढ़ेंगे। आज हम कौन सी थ्योरी से कंपाउंड को सोल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी, एक्सप्लेशन थ्योरी फॉर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के लिए कौन सी थ्योरी थी, वो था ऑक्टेट रूल। सबसे पहले ऑक्टेट रूल आया लेविस का, लेविस कोसेल ऑक्टेट रूल। और उसने ये कहा कि यदि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। यदि नहीं होते हैं तो इसके बहुत सारे मतलब लिमिटेशंस थे। तो ये समझ में आ गया। ये मैंने केवल क्लासिफिकेशन बताया है, इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी फॉर बॉन्डिंग। सबसे पहले है ऑक्टेट रूल। या फिर बोल दो लेविस ऑक्टेट रूल। मतलब लेविस क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा। लेविस ने यह बोला कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है, क्योंकि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब यह हुआ कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। तो ऑक्टेट रूल सबसे पहले थ्योरी के लिए ऑक्टेट रूल आया। इसके अलावा कंपाउंड हैव 8 इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ bond, then follow octet rule। कि कंपाउंड यदि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, और कोई भी कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है, ये बताया लेविस कोसेल ने। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है वो 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जस्ट लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो बॉन्ड के बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहती है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आफ्टर formation of bond, then follow डबलेट। तो वो डबलेट को क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो ये डिफरेंट है, ये उसने बोला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करूं
एग्जाम्पल की हम यहाँ बात करें कि कौन से कंपाउंड फॉलो करते हैं, कौन से फॉलो नहीं करते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे CH4, तो कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए, हाइड्रोजन ने। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो ऑक्टेट रूल को क्या करता है, ये फॉलो करता है। PCl3, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 5। 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, क्लोरीन से, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। समझ में आ रही बात। NH3, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 5। 3 कहां से आ गए, हाइड्रोजन से, इसका मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। देखो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयरिंग हुई। तो यहां टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, मतलब एक ऑक्टेट को फॉलो करता है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक है उनका डबलेट पूरा होता है, तो वो भी ऑक्टेट रूल में ही कंसीडर होता है। वो स्पीसीज जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगी। तो CH4 में कार्बन भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, हाइड्रोजन भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अपना डबलेट कंप्लीट करेगी। NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो Na+Cl-। Na+ का मतलब इसका होता है 1s2 2s2 2p6 और 2p6 और 3s1, तो केटायन बना दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितने बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। Cl होता है 1s2 2s2, ये हो गया वैलेंस शेल, 2p6 3s2 और 3p5 होता है, नेगेटिव आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे बढ़ गया, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल है जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो ये तो शेयरिंग हो गई। तो क्या ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, 4 और 4 8। अब यहां पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये अपने इसको लोन पेयर दे देगा, तो ये दोनों में कंसीडर होंगे, ऑक्सीजन में भी कंसीडर होंगे और इसमें भी। क्या इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, तो CO ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन बन गए, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। चलो भैया, लेविस कोसेल तो कह के चला गया कि ऐसे बनता है, बट इसमें लिमिटेशन बहुत सारे हैं। बहुत सारे कंपाउंड है जो इसको फॉलो नहीं करते, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, उनके बारे में हम यहां बात करने वाले हैं। और वो कौन कौन से कंपाउंड है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। सबसे पहला कंपाउंड है हाइपोवैलेंट स्पीसीज। हाइपोवैलेंट स्पीसीज, हाइपोवैलेंट स्पीसीज का मतलब क्या होता है, स्पीसीज विच हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। स्पीसीज विच हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। मतलब
उसने तो बोला कि ऑक्टेट रूल पूरा करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनते हैं, बट उसका पहला एग्जांपल, पहला असेप्शन था वो था हाइपोवेलेंट स्पीसीज। हाइपोवेलेंट स्पीसीज किसको बोलते हैं? स्पीसीज विच हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, जिनके वैलेंस सेल में 8 से लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। दीज आर लेविस एसिड, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। ये लेविस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लेविस एसिड का मतलब होता है लोन पेयर एक्सेप्टर। लेविस एसिड का मतलब होता है लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता हो, और एक्सेप्ट वही करेगा जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। एक होता है लेविस बेस, ये टर्म पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं लोन पेयर डोनर। जो लोन पेयर क्या करता हो? डोनेट करता हो। डोनेट वही करेगा जिसके पास लोन पेयर होगा। तो हाइपोवेलेंट स्पीसीज में मैंने बोला स्पीसीज विच हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, दीज आर लेविस एसिड, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। एग्जांपल देखें। एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने लिया BeH2, तो बेरिलियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2, 2 हाइड्रोजन से 4, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। B(3) बोरोन ट्राई हेलाइड, बोरोन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 3 और 3 आ गए हेलोजन से, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। Al(3) अक्स बराबर फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 3 और 3 हेलोजन से आ गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देखने आते हैं ना सबको, जो जो जिस ग्रुप का है उतने ही वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। जैसे बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है तो 2 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। बोरोन थर्ड ए का है, थर्ड ए का, मेंडलीव की पीरियड बोल रहा हूं, तो इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम भी थर्ड ए का है, इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। हेलोजन यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। सॉरी, एक ये चीज देख लेना, Al(F3) जो है ना वो होता है आयनिक। एनहाइड्रस AlCl3 एंड AlBr3 ये होते हैं कोवेलेंट, और हाइड्रस AlCl3 एंड AlBr3 ये होते हैं आयनिक। तो ये जो मैंने बोला यहां ये जो कोवेलेंट है इसका मैंने 3 और 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 6, आयनिक का मतलब तो Al+3 और 3F-, तो इसके वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन फॉलो कर रहे हैं ये, तो इसलिए ये फॉलो ऑक्टेट रूल, ये तो ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। और ये आयनिक है हाइड्रस, तो ये भी फॉलो ऑक्टेट रूल, ये भी ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात कि कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और कौन नहीं करेगा? तो ये सारे वो स्पीसीज है, हाइपोवेलेंट स्पीसीज है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है। इनके वैलेंस सेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि दीज आर डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब जैसे BeH2, इसका डाइमर Be2H4 ये भी फॉलो नहीं करता है, डू नॉट फॉलो, क्योंकि इसके पास 2 और 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहां बढ़ के यहां भी टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 बेरिलियम डबल कर दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर एक बेरिलियम के तो भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये डाइमर की जो टेंडेंसी है ना, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहां हम केवल इसके बारे में ये नॉलेज रखेंगे कि इनके डाइमर्स जो हैं, देखो इधर मैं बता देता हूं, डाइमर ऑफ BeH2 AlH3, ठीक है। अब आप ये ले सकते हो AlCH3 का होल थ्राइज, तो एल्यूमिनियम के
ठीक है। यहां एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3, ये जो CH3 है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो CH3 है ना, ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो ये ऐसे बना, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3, ये कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, ये कार्बन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, और ये कार्बन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन गया, इधर ये बॉन्ड बन गया, यहां कौन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी कौन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड बन गया। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, देखो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 ही है। तो CH3 कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है एल्यूमिनियम को, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो टोटल 3 और 3 6। ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। मैं बोल रहा हूं डाइमर ऑफ BeH2AlH3, ठीक है, BeH2AlH3 BeCl2 AlCH3 का होल थ्राइज BH3, इनके डाइमर, इनको डबल कर दे तो भी डाइमर डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ये भी ऑक्टेट रूल को क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। डाइमर ऑफ BeH2, इनके पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर डाइमराइजेशन पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है कि इनको मैं यहां एक्सप्लेन करूं। ये भी फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, डाइमर ऑफ AlCl3 AlBr3 फॉलो ऑक्टेट रूल, इनके डाइमर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। पॉलीमर ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का पॉलीमर बनाया तो वो फॉलो ऑक्टेट रूल, वो ऑक्टेट रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अभी तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखें, आगे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये बात मैंने कैसे बोली है और किस बेस पे बोली है। जब डाइमराइजेशन पढ़ाऊंगा तब मैं बात करूंगा। तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, पहला हाइपोवेलेंट स्पीसीज जिनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मैं लू ये कार्बिन, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये Cl और ये Cl, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 ही तो है ना। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए। दूसरी लिमिटेशन, ये फर्स्ट लिमिटेशन चली, सेकंड लिमिटेशन की बात करूं, मिटा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सेकंड लिमिटेशन है, वो थी डेफिशिएंसी स्पीसीज, ठीक है। अब सेकंड है हाइपर वैलेंट स्पीसीज। सेकंड इसका लिमिटेशन है हाइपर वैलेंट स्पीसीज विच हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, स्पीसीज which have more than 8 electron in valence shell known as hypervalent species। वो स्पीसीज जिनके वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उनको हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट स्पीसीज, और ये भी ऑक्टेट रूल को क्या नहीं करेगी, फॉलो नहीं करेगी। एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज और, सेकंड पीरियड
एलिमेंट डू नॉट फॉर्म हाइपर वैलेंट स्पीसीज। सेकेंड पीरियड एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट हाइपर वैलेंट स्पीसीज नहीं बनाता, क्योंकि हाइपर वैलेंट बनाते हैं थर्ड पीरियड सेकेंड पीरियड से नीचे वाले पीरियड वाले, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वो हाइपर वैलेंट बनाते हैं। ये ऑक्टेट लेविस ने नहीं एक्सप्लेन किया था, ये तो आगे की थ्योरी में एक्सप्लेन हुआ था। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट डू नॉट फॉर्म हाइपर वैलेंट स्पीसीज। एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने लिया PCl5, फोस्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 कहां से आ गए इससे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, मतलब हाइपर वैलेंट स्पीसीज। अगर मैं बात करूं SF4, सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, 4 फ्लोरीन से आ गए 10, ये भी हाइपर वैलेंट स्पीसीज। SF6, सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 कहां से आ गए फ्लोरीन से 12 है, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ICl3, आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 7, 3 कहां से आ गए क्लोरीन से, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। IF7, आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 7 यहां से आ गए 14, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। दीज आर हाइपर वैलेंट स्पीसीज, ये सभी हाइपर वैलेंट स्पीसीज है, बोलो हाँ कि ना। ये सभी हाइपर वैलेंट स्पीसीज है जो ऑक्टेट रूल को क्या नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है। ये क्यों नहीं करती है, हमें पता है इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है और डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो जाता है बॉन्डिंग में, इसलिए ये फॉलो नहीं करती है। SO3, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ऑक्सीजन से आ गए 12 है, ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेगा। देखो सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, टोटल सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 12 है। ठीक है। SO2, तो सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये लोन पेयर, भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 2, ये 2 ऑक्सीजन से आ गए, ये 2 ऑक्सीजन से आ गए, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो 4 4 8 2 8 10, समझ में आ रही बात। यहां पे कितने हो गए, यहां तो हो गए थे 12 है, यहां 4 4 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो ये ऑक्टेट रूल को क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। ऐसे बात करूं SOCl2, SO2Cl2, PBr5, ASH3, BiH3, ये सभी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो सेकंड लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल है वो है हाइपर वैलेंट स्पीसीज, जिनके वैलेंस शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हो। AxEF2, जिनोन के इनर्ट गैस है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8, 2 यहां से 10, AxEF4, 8 4 यहां से 12 है, ये फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये सेकंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन है स्पीसीज या फिर ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल दूं। थर्ड, स्पीसीज विच हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, species which have more than 8 electron but less than 18 electron in valence shell, वो स्पीसीज
जिनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बट 18 से कम है, वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती, क्योंकि ऑक्टेट रूल का मतलब तो ये होता है कि 8 होने चाहिए, तो 8 है ही नहीं। और इसके एग्जाम्पल है, जैसे मैं लूँ क्रोमियम Cr+3, तो इस क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अब मैं चला गया किस में, +3 में, तो +3 में 3 इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो जाएंगे, एक s से और 2 इससे, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वाला ये बचा, तो इसका आ जाएगा 3s2 3p6, और यहाँ s से चला गया 2, इससे चला गया 3d3, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 11। तो Cr+3 में ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, Fe+2 ले लो, 3s2 3p6 3d6 4s2, ये 2 +3 में 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बचेंगे 8, यहाँ 1 ही बचा 5, ये 13, ये भी फॉलो नहीं करता। Fe+2 भी नहीं करेगा, 3s2 3p6 3d6 4s2, ये चले गए, कितने बच गए, 14। तो ऐसी स्पीसीज भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट चले आगे। नेक्स्ट है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हैविंग आयन। फोर्थ, सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन हैविंग आयन। सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन हैविंग आयन मतलब, सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक तो होता है सूडो गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन। इसका दूसरा नाम है 18+2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इनको समझे पहले, ठीक है, इनको हम समझेंगे। इसको कैसे समझेंगे, देखिए इधर, जैसे यहां मैंने लिया कॉपर AgAu, जिंक कैडमियम Hg, इधर आएगा गैलियम, ठीक है, ये वाले एलिमेंट आएंगे, ये आएंगे, इधर आएगा, इधर आएगा ये वाले, ये पी ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक है और ये वाला डी ब्लॉक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो 3d10 4s1, या फिर मैं बोल दूं n-1d10 ns1, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6। इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन आप ये लिखते हो। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो n-1d10 ns2। अब ये p ब्लॉक का आ गया, यहां लिखते हो n-1 ns2 np1, n-1d10 ns2 np1। इसका लिखते हो n-1d10 ns2 np2। इसका लिखते हो n-1d10 ns2 np3। ठीक है,
अब देखो, स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन हैविंग आयन, स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते किसको है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसकी, तो यहां जैसे Zn प्लस 2 Cu प्लस Ag प्लस और Au प्लस, ये 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे, कॉपर से, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन था 3s2 3p6 3d10 4s1, इसको हटा दिया तो पीछे इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 18। यहां क्या हो जाएगा, 5s1 4s2 4p6 4d10, यहां भी कितने बच गए, 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग है, जिसको बोलते हैं स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे आगे वाले में जाऊं तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो, Zn प्लस 2 Cd प्लस 2 Hg प्लस 2, इनका भी कितना आएगा, यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो। देखो, तो जैसे जिंक का मैं बोलाऊं तो 3s2 3p6 3d10 4s2, ये बाहर कर दो। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले बाहर कर दो, मतलब 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, बचेगा n-1s2 n-1p6 n-1d10, ये 10 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए। तो इसके ये इलेक्ट्रॉन निकाला तो d10 से पीछे और कौन है, n-1p6, यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो बच गया, यहां 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो बच गया, यहां 4 इलेक्ट्रॉन निकाला तो बच गया। तू क्यों गिर रहा है भैया, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, बड़े प्यार से तो रख रहा हूं। और यहां ये हटाया तो हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं ये बोलूं 3 इलेक्ट्रॉन उठा रहे हो तो Ga प्लस 3 In प्लस 3 Tl प्लस 3, ये शूडो हो गए। Ge प्लस 4 Sn प्लस 4 Pb प्लस 4, ये भी शूडो हो गए। और यहां पे As प्लस 5 Sb प्लस 5 Bi प्लस 5, ये सब 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके 5 हटा दो, इसके 4 हटा दो, इसके 3 हटा दो, इसका 2 हटा दो, इसका 1 हटा दो, पीछे सब में कॉन्फ़िगरेशन वो है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बोला 18 प्लस 2, तो 18 प्लस 2 का मतलब है n-1s2 n-1p6 n-1d10 और ns2। तो ये तो हो गया 18 और ये हो गए 2। तो देखो, इसका 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो p वाला, तो 1 हटाओगे तो Ga प्लस 1 In प्लस Tl प्लस, इसके 2 हटा दो, ये 2 बच जाएंगे, Ge प्लस 2 Sn प्लस 2 और ये Pb प्लस 2, इसके 3 हटा दो, As प्लस 3 Sb प्लस 3 और ये Bi प्लस 3, ये है 18 प्लस 2 कॉन्फ़िगरेशन हैविंग, और ये है 18। ये दोनों ही 4 नंबर, मतलब ये जो आयन है ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ये जो आयन है ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ना वो करता है ना ये करता है। क्लियर, कॉन्फ़िगरेशन देखना बता दिया, कैसे चेक करना है कौन कौन से आयन है, ठीक है। एक होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इनर्ट गैस। मिटाओ, नेक्स्ट है, एक चीज और बता देता हूं, मैंने कॉन्फ़िगरेशन का टाइप बताया, एक होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन,
ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। जैसे मैं लू Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 C माइनस 4 N माइनस 3 Cl माइनस S माइनस 2 P माइनस 3 S माइनस 4, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। देखो जैसे सोडियम है तो सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। 10 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो गया? यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके इक्वल हो गए? नियोन के इक्वल हो गए। इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यहां 18 इलेक्ट्रॉन बच गए तो ये ऑर्गन के इक्वल हो गए, तो इनको बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ये साइड में कुछ चीज बताई है जो कि आपके काम में आने वाली है। ठीक है, 5 लिमिटेशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं। ये चल रहा है हमारा लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ये चल रहा है। और अब अगला है 6 लिमिटेशन, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब जिनमें ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन हो, वो भी ऑक्टेट को फॉलो नहीं करती है। भाई ऑक्टेट को तो वही फॉलो करेगी जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे अभी मैंने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला तो उसके वैलेंस शेल में थर्ड वाला वैलेंस शेल है, उसमें 18 हो रहे हैं। इनके जो वैलेंस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होला, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आप अगर कंफ्यूज नहीं हो तो ये से भी देख सकते हो। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जो मैंने अभी जितने एग्जांपल बताए ना, C-4 N-3 O-2, उनके सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी इसको फॉलो नहीं करेगी। और कौन कौन सी है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, पहले देखो। ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर की होगी। फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, दीज हैव टेंडेंसी टू अंडरगोज डाइमराइजेशन। इनकी डाइमर बनाने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है। दीज हैव टेंडेंसी टू अंडरगोज डाइमराइजेशन। ठीक है, एक्सेप्ट ClO2, इसको छोड़कर देखो NO है। ठीक है, अब NO को अगर मैं बात करूं तो इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 15। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 5, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 6, ये 2 की शेयरिंग हो गई, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बट क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? 3 और 4 7 इलेक्ट्रॉन आए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि इसका हो गया। कैसे? 3 4 5 6 7, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 है और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली में क्या है, NO ना वो डाइमर बनाने की टेंडेंसी रखती है। ये ओड इलेक्ट्रॉन इसको परेशान कर रहा है, तो देखो N ऑक्सीजन और ये ओड इलेक्ट्रॉन, N ऑक्सीजन और ये ओड इलेक्ट्रॉन, ये डाइमर बना देगा। तो ये बोलू 2NO एट वेरी लो टेम्परेचर बना देगा N2O2।
एट वेरी लो टेम्परेचर बनाया जाएगा N2O2। तो यहां पे ये तो था पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये तो सबको पता ही होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होती है, ये तो पता ही होगा। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज डायमैग्नेटिक होती है, ये भी पता होगा। तो यहां इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये डायमर बनाएगा, 2NO का डायमर बन जाएगा। ये ओड इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है ना, ये बॉन्ड बना लेगा। ओड इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, और ये पैरामैग्नेट से ये इधर हो गया डायमैग्नेटिक। ऐसे अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, NO2, ठीक है, ब्राउन कलर की होती है, पैरामैग्नेटिक, और ये भी पैरामैग्नेटिक होती है। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हुए 6, तो यहां पे ओवरलैपिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, और ये ऑक्सीजन दूसरा जो है इसको अपने ये लोन पे डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, डोनेट कर दिए नाइट्रोजन ने दोनों। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, बट क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? फोर 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ऑक्सीजन का पूरा हुआ है, तो ये होगा ऐसे भाई, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और ये ओड इलेक्ट्रॉन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और ये ओड इलेक्ट्रॉन, और यहां ये दोनों बॉन्ड बना देंगे, तो बन जाएगा N2O4। तो ये NO2 जो है 2NO2, अभी तो ये पैरामैग्नेटिक है और कलर्ड है, पैरामैग्नेटिक है और कलर्ड है। एट लो टेम्परेचर ये कन्वर्ट हो जाएगा N2O4 में, जो कि डायमैग्नेटिक है और कलरलेस है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वापस टूट जाएगा। तो NO2 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, N2O4 तो करता है। N2O4 में तो देखो क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए क्या? ठीक है, यहां फॉलो करता है। अब अगर NO और NO2 मिला दोगे, NO प्लस NO2 बना दोगे, मिला दोगे, तो बन जाएगा N2O3 ब्लू सॉलिड। ये N2O3 बनाने का मेथड है, और वो ऐसे मिलेगा, N2O में एक तरफ ये जोड़ दो, बन जाएगा भाई, यही तो है। NO2 क्या है, ये वाला, ये ओड इलेक्ट्रॉन। NO क्या है, ये ओड इलेक्ट्रॉन मिला दो, ये N2O3 बन गया। अब N2O3 में ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, एट ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के मैंने एग्जांपल बताए, इसके अलावा और एग्जांपल है, मिटाओ।
और एग्जाम्पल की बात करें, ClO2 और ClO3। ClO2 जो है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? ये 7। ऑक्सीजन आया, और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा या नहीं करेगा, चेक करो भैया। रेड कहां गया? चलो तुम्हारी जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। और ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। अब यहां अगर मैं कंसीडर करूं तो यहां पे 2 2 4 4 8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये ओड इलेक्ट्रॉन हो गया ना, ये वाला ओड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ClO2 डू नॉट फॉर्म डाइमर while it is have odd electron. ClO2 do not form dimer while it is have odd electron because चलेगा, because ऐसे समझ में आ रहा होगा, because odd electron delocalized with vacant d ऑर्बिटल। बात आगे करेंगे, अभी इतना ध्यान रखना है, और बात आगे करेंगे। ClO3 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन वही 7 है, ये लो। ऑक्सीजन आया, ये बॉन्ड बन गया, फिर ये ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन आया, तो यहां पे इसने डोनेट कर दिए, इसने डोनेट कर दिए, तो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दूं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दूं, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? ये लो, 2 2 4 और 4 8, और वही कितने हो गए? 9। ClO3 डाइमराइज, और ClO3 डाइमराइज होता है, ClO2 डाइमराइज नहीं होता। ठीक है। और इसका डाइमर बनता है ClO3 बनेगा Cl2O6, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड, गैसियस फॉर्म, डाइमर ऑफ ClO3, ऐसे बनता है डाइमर इसका। ठीक है, क्लियर? तो ये बात हुई ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल का कोई मीनिंग रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? मीनिंग इसलिए नहीं रहा क्योंकि ऑक्टेट रूल के इतने सारे लिमिटेशंस थे। तो सबसे पहले ऑक्टेट रूल और इसके लिमिटेशन। तो ऑक्टेट रूल तो केवल वही फॉलो करते हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाकी कोई भी फॉलो नहीं करता है। बाकी हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, इनर्ट पेयर कॉन्फिगरेशन, ये वाले फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, और ले सकते हो आप CH3। तो कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो 2 2 4 2 और ये 1, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। CF3 यहां भी कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। और CH3 भी अंडरगोज डाइमराइजेशन, क्या बना देगा? C2H6। 2CF3 भी अंडरगोज डाइमराइजेशन, ये भी क्या बना देगा? C2F6। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कि एक बॉन्ड, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएगी, तो हेडिंग डालता हूं आयनिक बॉन्ड।
ठीक है, अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। इसका दूसरा नाम है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। मतलब यहां देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। मैं ये लाइन लिखूं, केटाइन एंड एनाइन, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। यहां केटाइन और एनाइन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ है। मतलब मैं ये बोलूं, नॉन डायरेक्शन क्यों बोला कि एक केटाइन है एक एनाइन है, इनके बीच अट्रैक्शन, आप जरूरी नहीं इस डायरेक्शन में लाओ, इस डायरेक्शन में लाओ, इस डायरेक्शन में लाओ, इस डायरेक्शन में लाओ या इस डायरेक्शन में लाओ, अट्रैक्शन तो होगा। मतलब देयर इज नो रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहां एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में यदि मैं केटाइन और एनाइन को लेके आऊं तभी वो बने, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप केटाइन और एनाइन को किसी भी डायरेक्शन में लेके आओगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन हो जाएगा कोई सी भी डायरेक्शन हो, इसलिए बोला नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि वहां ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल है जब दोनों ऑर्बिटल्स एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आए। ठीक है, तो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। अब केटाइन मेटल, नॉन मेटल। मेटल क्या बनाएगा? केटाइन, और नॉन मेटल क्या बनाएगा? एनाइन। मेटल तो बनाएगा केटाइन और नॉन मेटल क्या बनाएगा? एनाइन। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। और जब ये बनेगा फिर केटाइन और एनाइन आपस में अट्रैक्शन से क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मान लो किसी भी आयनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन की हमें रिक्वायर्ड होगी, और वो क्या होगी उसके बारे में मैं बात करता हूं। कि मान लो मैंने मेटल लिया सॉलिड, और ये X2 मैंने ले लिया गैसियस केटाइन, क्योंकि मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो नॉन मेटल है जनरली एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। और यहां से आपके पास बॉन्ड बन के बन गया MX सॉलिड आयनिक कंपाउंड। तो ये बना क्या है? इस रिएक्शन के दौरान डेल H चेंज क्या आया? डेल H, यदि डेल H नेगेटिव आया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल HF हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। यदि नेगेटिव आया है तो बॉन्ड पॉसिबल, अगर पॉजिटिव आता है तो बॉन्ड डू नॉट पॉसिबल। और हीट ऑफ फॉर्मेशन
बॉन्ड तभी बनेगा जब हीट ऑफ फॉर्मेशन, इस पूरी प्रोसेस में हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आए, नेगेटिव आए, तभी बॉन्ड बनेगा। अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, ये कैसे बना आगे वो बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।